फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा एनसीईआरटी यानी क्लास 7 की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी चल रही थी, पहला लेसन क्या था, इस्लाम का भारत में आगमन, तो इसका हमने 5वां लेक्चर भी कंप्लीट कर दिया था। आज आपका चलने वाला है इसका 6वां लेक्चर। आज 6वें लेक्चर में ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम कल के वीडियो में इसके जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे हम व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व कर देंगे। ओके गाइस, तो आज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल हमने कहाँ पे समाप्त किया था इस लेसन को। तो हम लोग देख लेते हैं कल आपका इस पॉइंट पे इस पे ख़त्म किया था मैंने, मोहम्मद गौरी करके। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स था उसको हम लोगों ने देख लिया था। फिर आज हम लोग समझेंगे कि मोहम्मद गौरी, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले तराइन युद्ध के बारे में, कि तराइन का युद्ध कब होता है, किसके मध्य होता है, और इसमें किसका विजय होता है, इसका डेट क्या है, और फिर इसमें इस युद्ध के क्या क्या कारण थे। तो हम लोग आज इस सब बारे में देखेंगे। पहले पॉइंट्स ये है मोहम्मद गौरी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है मोहम्मद गौरी। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी समझने से पहले हम लोग इनको समझ लेते हैं कि ये अल-ब्रूनी कौन थे। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि अल-ब्रूनी जो लिखा है, अल-ब्रूनी की दृष्टि में भारत। तो पहले आपको ये समझना है कि ये अल-ब्रूनी कौन थे और इनके दृष्टि में भारत कैसा था। पहले आपको ये समझना है कि अल-ब्रूनी कौन थे और उनके दृष्टि में, यानी कि जब ये भारत आए तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी, अल-ब्रूनी जब भारत में आए तब। तो आप लोग को ध्यान देना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अल-ब्रूनी थे ये कहाँ के थे, ये मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन? ये अल-ब्रूनी जो थे ये एक विद्वान थे। कहाँ के थे? ये एक विद्वान थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया के, एशिया के। ठीक है, ये मध्य एशिया क्या थे? ये मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन? ये अल-ब्रूनी साहब। तो समझते चलिए, अल-ब्रूनी का नाम लोगों ने सुना होगा। अल-ब्रूनी की दृष्टि में भारत कैसा था, हम लोग वो बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग इनको समझ लेते हैं कि अल-ब्रूनी कौन थे। तो और मैंने आपसे कहा कि अल-ब्रूनी जो थे वो मध्य एशिया के क्या थे, एक प्रसिद्ध क्या थे, विद्वान थे, अल-ब्रूनी साहब। तो हम लोग इनको देख लेते हैं। फिर हमें आपको बता दो, अल-ब्रूनी का जो पूरा नाम था वो था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। इनका जो पूरा नाम था आप उन्हें समझ लीजिए। इन्हें तो बस शॉर्ट में ही जाना जाता है कि अल-ब्रूनी, लेकिन इनका जो पूर्ण नाम था, पूरा नाम था, वो था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद करके था इनका पूरा नाम। तो समझ गए दोस्तों आप। और इनका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था मध्य एशिया में। ये मध्य एशिया में इनका जन्म हुआ था, खीवा नामक मध्य एशिया में खीवा नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था अल-ब्रूनी साहब का। अल-ब्रूनी महमूद गजनवी का क्या था, समकालीन था। और ये भारत जब आया तो उस समय किसका शासन था पता है? उस समय शासन था इनका महमूद गजनवी का। तो उनके समकालीन था ये अल-ब्रूनी। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि अल-ब्रूनी जो था, अल-ब्रूनी का या फिर पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जब अल-ब्रूनी भारत में आया तो किसके शासनकाल में आया था। तो आपको याद रखना है ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। और इसका जो संपूर्ण नाम था, इनका अल-ब्रूनी का जो संपूर्ण नाम था वो था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद करके। याद रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जब आप यूपीएससी का जब हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ोगे ना तो उसमें आपको अल-ब्रूनी पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग को इनके बारे में भी याद रखना है। फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूं, उसका जो जन्म हुआ था ये इनका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मध्य एशिया के खीवा नामक जगह पर हुआ था। तो भूलना नहीं है, आपको याद रखना है इनका डेट और इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, कहाँ के रहने वाले थे, और ये भारत आए। अब हमको ये बताते हैं कि जब भारत आए तो उस समय इनके दृष्टि में भारत की क्या स्थिति थी, क्या कंडीशन थे। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। जब ये भारत आए थे तो इन्होंने क्या देखा, भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है। जब अल-ब्रूनी साहब भारत आए थे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने संस्कृत भाषा और भारतीय दर्शन, संस्कृत भाषा को और भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का इन्होंने क्या किया पता है? ज्योतिष शास्त्र का इन्होंने क्या किया,
अध्ययन किया। यानी कि जब अलबरूनी साहब कहाँ आए थे, भारत आए थे, तो इनके दृष्टि में भारत कैसा था वो तो पहले हम बताएंगे आपको। पहले उससे पहले ये समझिए कि जब भारत आए तो इन्होंने भारत से क्या सीखा यहाँ पे आके। तो इन्होंने जब आए थे तो इन्होंने भारत में आके सीखा यहाँ की संस्कृत भाषा को, यानी कि यहाँ की संस्कृत भाषा को इन्होंने सीखा। भारतीय दर्शन के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त की, यहाँ के तौर तरीकों को इन्होंने सीखा, और ज्योतिषी शास्त्र का इन्होंने ज्ञान को क्या किया, मतलब क्या किया, उसको अपनाया, उसका अध्ययन किया। कौन? ये अलबरूनी साहब। अब हम लोग चलते हैं आगे। अलबरूनी की एक पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद करके, समझिए। इनकी एक पुस्तक है अलबरूनी साहब की, जो इनकी पुस्तक है उसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद आपको ध्यान रखना है। तहकीक-ए-हिंद करके इनकी एक पुस्तक है, ये पुस्तक, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। तहकीक-ए-हिंद करके अलबरूनी साहब की एक पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 11वीं शताब्दी में भारत की जो स्थिति थी उसको इसमें क्या किया है, उसको इसमें दर्शाया है इस पुस्तक में। तो आपको इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है, जैसे कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा बहुत सारे पुस्तक के नाम, और उसमें पूछ लिया जाएगा कि अलबरूनी साहब के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक थी जिसमें भारत का वर्णन किया गया है, यानी भारत के बारे में कुछ लिखा गया है, वहाँ के तौर तरीकों का मतलब अध्ययन किया गया है। तो आपको ऐसे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा पुस्तक के नाम, जिसमें से एक रहेगा तहकीक-ए-हिंद। लेकिन जब आपको पता रहेगा तब ना आप तो उसे सेलेक्ट कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको उनके पुस्तक का नाम याद रखना है, तहकीक-ए-हिंद करके है, अलबरूनी साहब की पुस्तक है। और इस पुस्तक में क्या कहा गया है, इस पुस्तक में भारत के बारे में क्या किया गया है, कुछ बातों को वर्णन यानी अंकित किया गया है। कब? जब अलबरूनी भारत में आया था तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी, उनके निगाह में, उसकी मतलब दृष्टि में भारत की क्या स्थिति थी, उसी को क्या किया है, उसी को अलबरूनी ने क्या किया है, इस पुस्तक में दर्शाया है उस बात को। हम आगे चलते हैं। तो मतलब 11वीं शताब्दी में भारत में क्या कंडीशन थे, उसके सांस्कृतिक, उसके सामाजिक जीवन को, यानी उसके तौर तरीकों को इसमें अलबरूनी साहब ने दर्शा दिया है। तो ये पुस्तक याद रखिएगा कि तहकीक-ए-हिंद करके इनकी पुस्तक है, जो बहुत जानी मानी है। अब फिर हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, बात इस पे करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। ये तो क्लियर हो गया। समझ गए दोस्तों आप अलबरूनी के बारे में, इनका नाम, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, क्यों वो इतने जाने माने हैं। और हम लोग अब इस पे चलते हैं कि मोहम्मद गौरी के समय भारत क्या, मतलब इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे तराइन का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ, क्या कैसे। तो आप लोग देखिए, अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी। तो मैं आपको बता दूं, मोहम्मद गौरी जो था वो अफ़गानिस्तान में गौर नामक जगह से आया था भारत में। वो जो रहने वाला था वो अफ़गानिस्तान में गौर नामक जगह पे रहता था, और वहीं से वो भारत आया था। कौन? मोहम्मद गौरी। उसका स्थान यही था, गौर नामक जगह से। फिर क्या हुआ, भारत में उसने जो पहला आक्रमण किया था, ध्यान रखिए, इनका नाम था जो मोहम्मद गौरी ने भारत में जो पहला आक्रमण किया था वो किया था 1175 में। आपको ध्यान रखना है, इनका पहला आक्रमण याद रखना, इनका जो पहला आक्रमण किया गया वो किया गया 1175 में। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने जो पहला आक्रमण किया था किस पे किया था, मुल्तानों पर किया था, ये पहला आक्रमण। तो ध्यान रखिएगा, जब मोहम्मद गौरी की बात आएगी तो इनका जो मोहम्मद गौरी का जब बात आएगा तो याद रखना, ये 1175 का युद्ध, ये आक्रमण, ये पहला आक्रमण था इनका। और इन्होंने सबसे पहला आक्रमण मुल्तानों पर किया था, ये मोहम्मद गौरी ने मुल्तानों पर किया था। और फिर क्या हुआ, मुल्तान विजय करने के बाद इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने मुल्तानों पर तो विजय हासिल कर ली थी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने चालुक्य वंश के राजा, इन्होंने फिर गुजरात पर आक्रमण किया था। यानी कि मुल्तानों के बाद इन्होंने क्या, हाँ, इन्होंने फिर गुजरात पर आक्रमण किया था। परंतु ये गुजरात में इनका विजय नहीं हुआ, ये हार गए थे। कैसे हार गए थे, वहाँ के जो राजा थे, गुजरात के जो राजा थे, मूलराज,
मूलराज द्वितीय, मूलराज वहाँ के जो राजा थे। देखिए मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण जो किया 1175 में किया था, मुल्तानों पर किया था। यहाँ तो ये जीत गए थे, परंतु फिर जब दोबारा इन्होंने आक्रमण किया गुजरात पर, तो गुजरात पे इनकी विजय नहीं हुई, ये हार गए थे। मोहम्मद गोरी ये यहाँ पे हार गए थे गुजरात पे, और इन्हें हराया कौन था? वहाँ के जो राजा थे मूलराज द्वितीय ने इन्हें क्या किया था? इन्हें हरा दिया था। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। हरा दिया था, फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने। फिर इन्होंने कहाँ पे आक्रमण किया? फिर इन्होंने पंजाब पर पुनः आक्रमण किया, और क्या हुआ? 1190 तक उन्होंने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया था। ये 1190 में ये पंजाब को जीत लिए थे मोहम्मद गोरी ने। यानी कि इनका मुल्तानों पर भी विजय हुआ था और यहाँ पंजाब पर भी विजय हुआ, परंतु ये गुजरात में हार गए थे। अब हम आगे चलते हैं। अब बात आती है पंजाब जीतने के बाद। जब भी पंजाब को जीत गए थे, उसके बाद क्या हुआ? पंजाब को जीतने के बाद उनके राज्य की जो सीमाएं थी, यानी कि जब मोहम्मद गोरी ने पंजाब को जीत लिया, फिर इनके राज्य की जो सीमाएं थी, वो सीमाएं उन राज्यों से टकराने क्या होता था, सटने लगी थी, जो जिस राज्य में कौन रहते थे? पृथ्वीराज चौहान। अब समझिए आप, सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की बात अब यहाँ उठती है। मतलब कि ये जब पंजाब को जीत गए, तो पंजाब के जो भी राज्य थे, वो राज्य उन राज्यों से मिलने लगे थे जहाँ पे शासन किसका था? पृथ्वीराज चौहान। तो आपको याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान। तब बात फिर यहाँ लड़ाई की उत्पन्न हो जाती है। फिर क्या होता है? दिल्ली और अजमेर के शासक जो थे पृथ्वीराज चौहान, उनके राज्य से इनकी सीमाएं टकराने लगी थी। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे संघर्ष की विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। फिर आपका आ जाता है तराइन का युद्ध। फिर याद रखिए, तभी यहीं से उत्पन्न होता है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध। अब यहाँ आप समझते चलना है कि तराइन का युद्ध किसके मध्य होता है, कब होता है, क्या घटनाएं घटी। ठीक है, तो पहले ही समझिए कि तराइन का युद्ध का मैटर यानी विवाद कैसे उत्पन्न होता है। तो ये विवाद जो उठता है, ये विवाद ऐसे उठता है कि जब मोहम्मद गोरी पंजाब को जीत लेता है, पंजाब के जीतने के बाद इस राज्य की जो भी सीमाएं होती हैं, वो पृथ्वीराज चौहान के राज्य से क्या होती हैं? सटने लगती हैं, छुआने लगती हैं, अटैच होती हैं। तो क्या होता है? फिर इनमें विवाद उत्पन्न हो जाता है, इन दोनों में जब विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पे एक युद्ध की विवाद उत्पन्न होने के बाद एक युद्ध होता है जिसे नाम दिया जाता है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, तो यही युद्ध भी स्टार्ट होता है। तब हम लोग देखते हैं तराइन का युद्ध कैसे उत्पन्न हुआ। तो आपने देखा कि तराइन का युद्ध कैसे उत्पन्न हुआ, इस विवाद से। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध होता है। यानी सुनिए, इनके बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच। चौहान, समझिए क्या हुआ? अब इन दोनों के बीच में एक युद्ध उत्पन्न होता है, वो युद्ध है तराइन का युद्ध। फिर आप समझिए, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध उत्पन्न होता है तराइन का युद्ध। और ये कब होता है? ये युद्ध होता है 1191 में। ठीक, आपको डेट याद रखना है किसके बीच हुआ। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि इस तराइन का युद्ध का मामला क्या था। फिर आपने देखा कि इनके राज्य से इनके राज्य टकराने लगा था, तो ऐसे से युद्ध उत्पन्न हुआ। युद्ध जब उत्पन्न हुआ, तो युद्ध किसके बीच हुआ? तो मैंने आपको बताया मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध उत्पन्न हुआ, तराइन का युद्ध। और इसका डेट क्या रहा? इसका डेट रहा 1191। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध, तराइन का पहला युद्ध होता है। और एक बात ये समझिए, ये जो तराइन है ना, ये कहाँ पर है जानते हो? ये जो तराइन है, ये हरियाणा,
हरियाणा जो राज्य है, यहाँ हरियाणा राज्य के करनाल जो एक जिला है करके, करनाल जिले में ये है तराइन का क्षेत्र। ठीक, समझ गए आप लोग। तो अब ये देखते चलते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन का हुआ। ये तराइन का क्षेत्र हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है ये तराइन। फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ये युद्ध 1191 में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, यानी कि जो 1191 में पहला युद्ध हुआ तराइन का, इसमें मोहम्मद गौरी क्या हुआ था, पराजित हुआ था, हार गया था, भाग गया। फिर जब वो हार गया तो अपना जान बचाकर वो भाग गया। और फिर क्या हुआ, मोहम्मद गौरी 1 साल बाद शांत रहा, परंतु क्या हुआ, इस दौरान उसने अपनी नई सेना को शक्तिशाली बनाया और वो पुनः क्या किया, पुनः 1192 में पुनः क्या किया, अटैक किया पुनः। अब आपको बताते हैं। आपको देखना है तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है वो होता है 1192 में होता है। फिर इसमें खास बात ये थी कि इस दौरान अपनी सेना वो लेके भाग गया था, लेकिन वो 1192 में पुनः आया। फिर क्या हुआ, उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। और इसमें बात ये थी कि दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ। पर इस बार क्या हुआ, इस बार बाजी उल्टी हो गई। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी क्या था, हार गया था, परंतु अब दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी का जीत हो गया, वो जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो ये इसमें ये खेल था। फिर क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद्र को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। और मोहम्मद गौरी क्या किए, मोहम्मद गौरी उनके सेनायक को ग्वालियर बनाया और बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। यानी कि इस बार बाजी उल्टी हो गई थी, मोहम्मद गौरी की विजय हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1206 के लगभग मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में संपूर्ण उत्तर भारत में उसके मतलब जो भी संपूर्ण उत्तर भारत था फिर उसके अधीन हो गया था मोहम्मद गौरी के। तो दोस्तों इतना तो आपको क्लियर हुआ। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो 1192 का तराइन का युद्ध हुआ ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था। इससे क्या हुआ, इससे मोहम्मद गौरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार क्या किए, हमेशा के लिए खोल दिए थे। तो इससे इसलिए कहा जा सकता है कि तराइन का युद्ध जो था वो तुर्कों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग को हमारे द्वारा पढ़ाया गया हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको जो भी ना समझ में आया हो तो आप लोग उसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आप लोग को जो भी ना प्रश्न मतलब जो भी शब्द वगैरह ना समझ में आए हो तो आप लोग पुनः कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम उसे ज़रूर बताएंगे। और भैया ने कमेंट किया है कि आप किस पुस्तक से पढ़ा रहे हो, यानी कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो, बुक मुझे नहीं मिल रही है तो मैं उन्हें दिखाना चाहूँगी वो बुक जिससे मैं पढ़ा रही हूँ। तो भैया ये देखिए वो यही बुक है, यहाँ पर लिखा है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन क्लास 7 की NCERT हिस्ट्री की है। तो ओके दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।